अल्फा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीकरण। केवल कुछ उच्च वर्गीय पौधों में वसीय अम्ल का अल्फा ऑक्सीडेशन पाया जाता है। यह क्रिया जंतुओं में बिल्कुल नहीं पाई जाती है। यहाँ 13 से 18 कार्बन परमाणु युक्त लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल आधारीय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा 13 कार्बन से कम वाले वसीय अम्लों का अपघटन नहीं होता। अल्फा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसमें से पहले चरण में विषम कार्बन परमाणु वाले वसीय अम्लों का रूपांतरण सम संख्या वाले यौगिकों में होता है। उसके बाद इन यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार अल्फा ऑक्सीकरण के दोनों चरण निम्न हैं। नंबर 1, वसीय अम्लों का परऑक्सीकरण, परऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। कुछ ऑक्सीकारी पदार्थों जैसे H2O2 इत्यादि एवं परऑक्सीडेज एंजाइम के उत्प्रेरण से वसीय अम्लों से कार्बन का एक अणु प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विकार्बनन कहते हैं एवं इसके परिणाम स्वरूप वसीय अम्ल एल्डिहाइड में रूपांतरित हो जाते हैं। इसमें कार्बन का एक परमाणु कम होता है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। R बीटा CH3 अल्फा CH2COOH H2O2 परऑक्सीडेज की उपस्थिति में RCH2 अल्फा COH प्लस 3H2O प्लस CO2 RCH2 CHO प्लस H2O प्लस NAD, इससे हो जाएगा RCH2 COOH प्लस NADH2। दूसरा है NAD के साथ एल्डिहाइड का सीधा ऑक्सीकरण। एक विशेष एंजाइम वसीय एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज द्वारा होता है। इसके साथ ही कोएंजाइम NAD का अपचयन NADH2 के रूप में हो जाता है एवं वसीय अम्लों से एक कार्बन परमाणु निष्कासित होकर चक्र में फिर से प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। R बीटा CH2 अल्फा CH2 COOH वो H2O2 फैटी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में RCH2 अल्फा CHO, RCH2 अल्फा CHO वाटर की उपस्थिति में RCH2 अल्फा COOH प्लस NADH2 में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोजिलेट चक्र का स्थल, साइट ऑफ ग्लाइकोजिलेट साइकिल। वसीय अम्लों में बीटा ऑक्सीकरण एवं ग्लाइकोजिलेट चक्र के संपादन की प्रक्रिया विशेष प्रकार के गोलाकार एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों में संपन्न होती है, जिसको ग्लाइकोलाइसोम कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सेनिक अम्ल का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में तथा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में रूपांतरण होता है, लेकिन सुक्रोज जैव संश्लेषण की अन्य सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। मूलभूत रूप से ग्लाइकोजिलेट चक्र एक प्रकार से क्रैब चक्र का ही रूपांतरण होता है। सर्वप्रथम वसा का विघटन निम्न
प्रभावकारी वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल में हो जाता है। उसके बाद ग्लिसरॉल के अणु ग्लाइकोलाइसिस में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी ओर वसीय अम्लों का एसिटल कोएंजाइम ए में रूपांतरण बीटा ऑक्सीकरण द्वारा होता है। इस प्रकार बीटा ऑक्सीकरण से निर्मित एसिटल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ संयोजित होकर सिट्रिक अम्ल बनाता है। इसके बाद सिट्रिक अम्ल सिस एक्नोटिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित सिस एक्नोटिक अम्ल आइसोसिट्रिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। अब कोएंजाइम आइसोसाइट्रेट की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक अम्ल का रूपांतरण ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल में हो जाता है। इसके बाद अगले चक्र में क्रैब चक्र के समान अभिक्रियाएं संचालित होती हैं तथा सक्सेनिक अम्ल का रूपांतरण फ्यूमेरिक अम्ल में एवं फ्यूमेरिक अम्ल का परिवर्तन मैलिक अम्ल तथा मैलिक अम्ल का रूपांतरण क्रैब चक्र के समान ही ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल में हो जाता है। तत्पश्चात एंजाइम मैलेट सिंथेसिस की उपस्थिति में ग्लाइऑक्सैलिक अम्ल एसिटल कोएंजाइम ए के एक अणु से संयोजित होकर मैलिक अम्ल बनाता है। इसके बाद NAD एवं मैलिक डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तथा ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का डी कार्बोऑक्सिलेशन ATP की उपस्थिति में होता है तथा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की एक प्रतिलोमित प्रक्रिया के रूप में फास्फोइनोल पायरुविक एसिड रूपांतरित होकर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का निर्माण करता है। अंत में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के फॉस्फेटों के जुड़ने से सुक्रोज बनता है।